एक बड़े से अस्पताल के बाहर पार्किंग में खड़ी अपनी कार के अंदर स्टीयरिंग पर सिर टिकाकर वह महिला गुमसुम बैठी हुई थी। उसके दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। कुछ देर पहले अस्पताल के अंदर की वो सारी बातें उसे याद आने लगी। कुछ देर पहले अस्पताल के गलियारे से चलते हुए वो आईसीयू रूम तक पहुंच गई। आईसीयू कमरे के दरवाजे के ऊपर लगे कांच से उसने अंदर झांक कर देखा। उसका पति बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ा हुआ था। उसकी तरफ देखते ही पल भर के लिए उसका दर्द के मारे जोर से चीखना, चिल्लाना, बेबस होकर मौत की भीख मांगना, सब कुछ नजरों के सामने आ रहा था। अब वो बेहोश पड़ा था क्योंकि डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन या बेहोशी की दवाइयां दी थी। पर जैसे ही दवाइयों का असर खत्म होकर वो होश में आएगा, फिर से उसकी वही कलेजा कांपने वाली चीखें शुरू हो जाएगी। आज 2 दिन हो गए थे वो अस्पताल के बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ था और डॉक्टरों ने अब तक उसे कुछ भी कहा नहीं था। फिर भी डॉक्टरों की परेशानी वो समझ चुकी थी। अभी तक उसकी बीमारी का पता डॉक्टर नहीं लगा पाए थे, पर अब वो जान चुकी थी कि उसका पति किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित था जो आम इंसान की पहुंच से और इलाज से भी बाहर थी। उसका दिल भर आया, आंखों से पानी छलकने लगे। अपने पल्लू से आंखें पोंछकर वो डॉक्टर साहब की केबिन के अंदर गई। देखिए, अपने आप को संभालिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे जल्दी ही रिपोर्ट आ जाएगी। अपनी इसी रूम में बैठे वो बुजुर्ग डॉक्टर अपने सामने कुर्सी पर बैठी उस बेहद खूबसूरत महिला को समझा रहे थे। डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे जितना पैसा खर्च हो मैं दे दूंगी, पर मेरे पति को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। और वो महिला हाथ जोड़कर उनके सामने सिसकियां लेने लगी। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भरोसा रखिए। डॉक्टर साहब आगे कुछ बोलते कि तभी उनकी केबिन का दरवाजा खोलकर नर्स अंदर आई। उसने एक बंद लिफाफा डॉक्टर साहब के हाथ में रख दिया। डॉक्टर साहब ने लिफाफा खोलकर अंदर के रिपोर्ट पढ़ने शुरू कर दिए। रिपोर्ट पढ़ते वक्त वह हैरान परेशान नजर आ रहे थे। एक एक रिपोर्ट को 2-3 बार देख चुके थे। वह महिला डॉक्टर साहब के परेशान चेहरे की तरफ देखकर और ज्यादा घबरा गई। वह डरी सहमी महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहब क्या कहने वाले हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे आप परेशान मत होइए, आप कल से यहीं पर हैं। आप घर जाइए और फ्रेश होकर आइए। आप काफी थक गई हैं। हम कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? डॉक्टर साहब की बात मानकर वह केबिन से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर लिया। पर दरवाजे पे लगे कांच से जाते जाते उसने अंदर देखा तो डॉक्टर साहब कुछ परेशान होकर नर्स से बात कर रहे थे और किसी की आवाज से वो अपने ख्यालों से बाहर निकली। मैम साहब, जरा गाड़ी आगे लेंगी? अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड उसे कुछ कह रहा था। उसने कार स्टार्ट की और उदासी भरे चेहरे से अपनी कार लेकर घर के लिए निकली। रात के करीब 10 बजे होंगे। शहर की आवाजाही से दूर अपने आलीशान बंगले के गेट के सामने आकर उसने हॉर्न बजाया। एक बुजुर्ग महिला ने गेट खोल दिया। अपनी कार दूसरी कार के पीछे लगाकर वो कार से उतरी और बंगले के सामने बने लॉन में रखी एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने अपने पल्लू के नीचे हाथ में कुछ छुपा कर रखा था। अपनी नौकरानी की तरफ देखते हुए उसने कहा, आज काफी ठंड है, जरा आग जलाओ ना। जी मैम साहब। वह नौकरानी सूखी लकड़ियां लाने पास ही के कमरे में गई। अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर शांति से बैठी हुई उस खूबसूरत महिला की आंखों के सामने एक पल के लिए काले अंधेरे से उसके पति का दर्द से चीखता हुआ चेहरा आ गया और उसकी आंख खुल गई। सामने देखा तो पास ही में बैठी उसकी नौकरानी जमीन पर आग जलाते हुए उसे पूछ रही थी, ये लीजिए मैम साहब, आपका कुछ पार्सल आया था। एक बंद किताब के आकार का बक्सा हाथ में देकर नौकरानी ने पूछा, अब कैसी तबीयत है साहब की? नौकरानी की बात सुनकर एकदम से उसकी आंखें नम हो गई। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जो हो रहा है वो क्या सही है? जो मैं कर रही हूँ क्या वो सही है? यह जो आज तक हुआ वो सही था, और जो आज हो रहा है उसके बाद क्या सब सही हो जाएगा? अपनी मालकिन की बात सुनकर उस बुजुर्ग महिला ने कहा, नहीं साहब, फिक्र मत कीजिए। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। हमें बुरे वक्त से गुजरना ही पड़ता है। उसने हाथ में लिया वो पार्सल खोल दिया। अंदर एक किताब थी। किताब के ऊपर एक महिला की हाथ से बनी तस्वीर थी जो काफी हद तक उसी की तरह लग रही थी और नीचे नाम लिखा था मेनका।
एक हाथ से उसने अपने पल्लू के नीचे छुपा कर रखी उस चीज को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में ली हुई किताब पढ़नी शुरू की। आग को हवा देती उस नौकरानी की नजर उसके पल्लू के नीचे हाथ पर टिकी हुई थी। किताब का पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। वो मेनका की शादी की पहली रात थी। लाल लिबास में अपने कमरे में फूलों से सजाए बेड पर बैठी थी। कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज ने उसकी धड़कन बढ़ा दी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसका पति लड़खड़ाता हुआ आकर अपने बेड पर गिर पड़ा। शायद काफी पी रखी थी। शादी की खुशी में दोस्तों ने पिलाई होगी। अपने आप से बुदबुदाते हुए मेनका ने उसके ऊपर कंबल डाल दी और आईने के सामने खड़ी होकर कंघी से बाल बनाने लगी। अगले दिन उसके साथ किचन में चाय बना रही थी। सासू माँ ने एक कागज की पुड़िया खोली और चुपके से चाय में कुछ डालकर मेनका के कमरे में ले आई। लो बेटी, चाय पी लो। माँ जी, आपने क्यों तकलीफ उठाई? अरे मेरी बेटी, इसमें तकलीफ की क्या बात है। और हाँ, मनोज सुबह जल्दी ऑफिस गया है। मेनका को थोड़ा अजीब लगा। सुबह के 8 बजने वाले थे और इतनी जल्दी ऑफिस? उसने चाय पी और फ्रेश होने के लिए चली गई। उसकी सासू माँ की नजर पूरे कमरे में घूम रही थी। तभी उसकी नजर आईने के पास पड़ी कंघी पर गई जिसमें कुछ बाल फंसे थे और उस बुढ़िया के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी छा गई। कुछ दिन बाद, बेटी अब हम चलते हैं। मेनका से मिलने आए उसके माता पिता अपनी कार से अब वापस जा रहे थे। अपनी बेटी की खुशहाली देखकर वे भी काफी खुश थे। उनकी कार बंगले के गेट से बाहर निकली और तभी दूसरी तरफ से तेजी से आते हुए ट्रक ने उनकी कार को जोर से टक्कर मारी। ट्रक उनकी कार को रौंदता हुआ निकला। अपने माँ बाप की दर्द भरी चीखों से मेनका का कलेजा फट गया। वो दौड़ती हुई उनकी तरफ जाने लगी, पर अगले ही पल उनकी कार का ब्लास्ट हो गया और उसकी आंखों के सामने ही उसके जख्मी माँ बाप जलती आग में झुलसकर मारे गए। अपनी आंखों से इस खौफनाक हादसे को देखकर मेनका वहीं पर बेहोश हो गई। इस बात को कुछ दिन बीत गए थे, पर वो अभी तक उस हादसे से उभरी नहीं थी। एक रात वो अपने कमरे में सोई थी। रात के 2 बजे होंगे। उसे एकदम से वो हादसा आंखों के सामने आ गया और जोर से चीखती हुई वो नींद से जाग गई। उसे इस तरह चीखकर उठता देखकर मनोज को काफी गुस्सा आ गया। उसने जोर से गाल पर थप्पड़ मारा और उसके बाल पकड़कर गुस्से में कहा, अच्छा होता तू भी मारी जाती, कम से कम मुझे छुटकारा मिलता। अपने पति की वो दिल तोड़ने वाली बात सुनकर मेनका की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो वैसे ही बेड पर पड़ी रोती रही। लग रहा था माँ बाप होते तो दिल का दर्द उन्हें बताती, पर भगवान ने उन्हें पहले ही छीन लिया था कि तभी उसे अपनी बेडरूम के दरवाजे के बाहर किसी की हलचल महसूस हुई। आंसू पोंछकर वो बेड से उठी और उसने धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा तो उसकी सासू माँ घर से निकलकर पीछे वाले गोदाम की तरफ जा रही थी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह दरवाजा बंद कर दोबारा अपने बेड पर लेट गई। कुछ दिन बाद शादी की पहली सालगिरह थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी। बालों में सजाए रजनीगंधा के गजरे की धीमी खुशबू हवा में फैली हुई थी। मनोज की पसंद का खाना उसने बनाया था, पर रात के 10 बजने के बाद भी मनोज घर नहीं आया। इंतजार करती रही। न जाने कब डाइनिंग टेबल पर ही उसकी आंख लग गई। गाड़ी की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो मनोज आया था। करीब रात के 12:30 बज गए थे। उसने जल्दी जल्दी खाना गर्म किया। तब तक मनोज कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने मनोज की प्लेट में खाना परोसा और पानी दे रही थी, पर पानी का ग्लास से थोड़ा पानी मनोज की शर्ट पर गिरा। गुस्साए मनोज ने चमड़े की बेल्ट से उसे बुरी तरह से पीटना शुरू किया। मेनका की दर्द भरी चीखें सुनकर उनकी नौकरानी अपने कमरे से दौड़ते हुए आई, पर मेनका की हालत और मनोज का गुस्सा देखकर वो बिना कुछ बोले वापस चली गई। मनोज सो गया था, पर मेनका डाइनिंग टेबल पर बैठी अभी भी सिसकियां ले रही थी। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया और उसने आंसू भरी नजरों से मुड़कर देखा। उसकी नौकरानी पीछे खाने की थाली लेकर खड़ी थी। मालकिन, कुछ खा लीजिए। इसके बजाय जहर खिलाएंगी तो आपका एहसान होगा। मरना चाहती हो? नहीं मर सकती। आपको ना मरने की इजाजत है, ना यहाँ से भागने की। अपने नौकरानी की बात सुनकर वो काफी हैरान हो गई। आप ऐसा श्राप क्यों दे रही हैं? श्राप नहीं दे रही,
बल्कि तुम्हें हकीकत से रूबरू करा रही हूँ। इतना कहकर उसने मालकिन का हाथ पकड़ा और घर के दरवाजे से बाहर ले आई। घर के पीछे बने गोदाम का दरवाजा खोला। अंदर टूटी फूटी कुर्सियां, टेबल, अलमारियां, काफी सामान बिखरा पड़ा था। दीवार पर लगा लाइट का स्विच ऑन कर दिया और दोनों संभल कर भीतर की ओर चलने लगे। आगे चल रही नौकरानी एक कोने में रखी अलमारी के पास पहुंच गई। अलमारी पर लगी कुंडी को धीरे से सरकाया और दरवाजा खोला और दोनों की नजरें अलमारी के भीतर रखे एक चीज पर गई। मेनका हैरान परेशान होकर उस चीज को देख रही थी। उस चीज को देखकर उसके बदन में जैसे सिहरन दौड़ गई। घबराइए मत मीम साहब, मैं आपकी मदद करूंगी। कुछ दिन बाद मेनका सोफे पर बैठे घर के बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। नौकरानी ने चाय उसके सामने टेबल पर रखे। तभी घर के फोन की घंटी बजी। चाय की चुस्की लेते हुए मेनका उस फोन को देख रही थी। नौकरानी ने जाकर फोन उठाया और मेनका की तरफ देखा। अस्पताल में खड़े पुलिस वाले ने मेनका की तरफ देखते हुए कहा, आपके पति हमें एक होटल के कमरे में कॉल गर्ल के साथ मिल गए। जलते सिगरेट से उसके शरीर को जख्मी किया और उसने हमें फोन किया। इंस्पेक्टर साहब आगे कुछ बोलते कि तभी रूम का दरवाजा खोलकर डॉक्टर साहब बाहर आ गए। शराब के साथ जोश बढ़ाने वाली दवाइयों का ओवरडोज हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर वो तो उठ गई। अब उसे अपने पैरालाइज पति की देखभाल करनी थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक सुबह बुखार से तप रही मेनका बेड पर सोई हुई थी। उसके सामने कुर्सी पर बैठे मनोज ने सिगार सुलगाई और शराब के घूंट पीते हुए उसका जिस्म निहारने लगा। उसकी खूबसूरती मनोज की आंखों में जैसे चुभ रही थी। कुर्सी से उठकर वो उसके पास जाकर बैठ गया और मुंह में भरा सिगरेट का धुआं उसके जिस्म पर फूंकते हुए मुंह पर फूंक दिया, जिससे खांसते हुए उसकी नींद खुल गई। और अगले ही पल मनोज ने जलती सिगरेट को उसके सीने पर ही मसल दिया। एक दर्द भरी चीख मेनका के मुंह से निकली, पर उसका मुंह दबाकर उसके जिस्म से खेलने लगा। रोते रोते वो बाथरूम में चली गई और कपड़े उतार दिए। नल का ठंडा पानी शुरू कर अपने जलते घाव का दर्द कम करने लगी। वैसे कहीं जलने के दाग उसके गले पर, सीने पर, पीठ पर नजर आ रहे थे। उसी रात अपने घर के बगीचे में कुर्सी डालकर बैठी हुई थी। सुबह जले हुए सिगरेट से हुए जख्म में अभी भी दर्द हो रहा था, पर इस दर्द को बर्दाश्त करने के अलावा उसके पास कोई और चारा ना था। अपने कमरे के भीतर बेड पर पड़े मनोज की नजर बगीचे में कुर्सी पर बैठी मेनका पर गई और उसे गुस्सा आ गया। अपनी दवाइयां खाने के लिए वो उठा, गोली मुंह में डाली और पानी का ग्लास उठाने लगा, पर वो हाथ से छूट गया। तब तक गोली से पूरा मुंह कड़वा हो चुका था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गोली मुंह से थूक दी, टेबल पर रखी बेल्ट उठाई और पैरालाइज हुआ आधा जिस्म घसीटते हुए बाहर आ गया। गार्डन में बैठी मेनका आंखें थोड़ी खोलकर उसे अपनी तरफ आता देख रही थी। जमीन पर उगी घास के ऊपर अपना पैर घसीटता हुआ वह मेनका के सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से से कहा, आज तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मेनका ने धीरे से मुस्कुराते हुए उससे कहा, आज सब खत्म हो जाएगा। आज इस नर्क से मैं हमेशा के लिए आजाद होने वाली हूँ। आजाद? उसके लिए तुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। मुझे पता है, इसीलिए तो आज मैंने वो किया है जो तुम सोच भी नहीं सकते थे। इतना कहकर उसने अपने पल्लू के नीचे हाथ में दबाकर रखी एक चीज बाहर निकाली। मनोज की नजर उस चीज पर पड़ी और कुछ पल वैसे ही हैरानी भरी नजरों से देखता रहा, और अगले ही पल डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हाथ में कस के पकड़ा हुआ बेल्ट कब गिरकर जमीन पर गिर गई उसे खुद पता नहीं चला। डर के मारे पीछे हट गया और बड़ी तेजी से अपना जिस्म घसीटते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मेनका कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा रही थी और मनोज की दर्द भरी चीखों से पूरा कमरा दहल गया और कमरे का सामान तोड़ फोड़ रहा था। मनोज की चीख पुकार सुनकर मेनका मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अगले दिन उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। उसे बेड से बांध दिया गया था। दर्द से लगातार चीखता रहा। उसे लग रहा था जैसे उसका जिस्म कोई अंदर से खा रहा है। हर पल डॉक्टरों से मौत की भीख मांगता और डॉक्टर हैरान परेशान होकर उसकी रिपोर्ट देखते, क्योंकि उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी।
और वो धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा था। आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद उसने किताब सामने टेबल पर रख दी और आंखें बंद कर गार्डन में कुर्सी पर बैठ गई। सामने जल रही आग में उसकी नौकरानी सूखे पत्ते लकड़ियां डाल रही थी। काफी दिनों के बाद उसे शांत लग रहा था। पल भर के लिए शादी के बाद की सारी घटनाएं उसकी नजरों के सामने तैरने लगी और टेबल पर रखे उसकी मोबाइल की रिंग हुई। हाँ डॉक्टर साहब, उसकी रिपोर्ट के बारे में कुछ पता चला? डॉक्टर साहब ने जो कहा वो सुनकर मेनका के चेहरे का रंग उड़ गया। वो झट से उठकर खड़ी हो गई। मोबाइल हाथ से नीचे गिर पड़ा। मेम साहब, क्या हुआ? अस्पताल में कुछ हुआ है क्या? मनोज अस्पताल से भाग गया है। शायद वो अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेम साहब, आप कुछ भी मत सोचिए। खत्म कर दीजिए इस खूनी खेल को जिसकी शुरुआत मनोज की माँ ने की थी। और मेनका के सामने वो रात का मंजर आ गया जब वो दोनों घर के पीछे बने गोदाम में गई थी। अलमारी में एक गुड़िया थी जो हूबहू मेनका की तरह थी। उसे काले धागे से जकड़ा हुआ था। उसके जिस्म में कई सुइयां चुभोई गई थी। सोचिए मत मेम साहब, आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और मनोज जैसे राक्षस को मारना कोई अपराध नहीं है। मेनका ने अपने पल्लों के नीचे दबाकर रखी उस चीज को बाहर निकाला। वो एक गुड़िया थी जो हूबहू मनोज की तरह दिख रही थी। उसके जिस्म के आधे हिस्से में कई सारी सुइयां घुसाई थी। जैसे ही मेनका ने उस गुड़िया की गर्दन मरोड़ी, रात के अंधेरे में एक पुरुष की दर्द भरी चीख गूंज उठी। वह सुनकर मेनका का दिल दहल गया। वो गुड़िया को जितना मरोड़ती उतनी ही ज्यादा चीखें चारों ओर सुनाई देती। नौकरानी ने गुड़िया को उसके हाथ से छीनकर उस जलती आग में फेंक दिया और अगले ही पल घर के पार्किंग में खड़ी वो कार अचानक धूं धूं कर जलने लगी, जिसमें बैठकर कुछ देर पहले मेनका घर आई थी। कार को जलता देख लोगों की भीड़ जुटने लगी। मेनका की तरफ देखकर नौकरानी ने कहा, आज उसे खत्म ना करते तो कल आप जिंदा नहीं रहती। मेनका जलती आग को देख रही थी जो उसकी नई जिंदगी में खुशियों की रोशनी बिखेरने वाली थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।